हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि काफी बढ़िया होंगे। माई सेल्फ मुरली कृष्ण बैरागी और आज अपन पढ़ने वाले एक शानदार सी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सोडा लैम रिएक्शन। ये रिएक्शन किन कंपाउंड्स के बीच में होती है, कंपाउंड क्या बनता है और मैकेनिज्म क्या होती है, और सबसे बड़ी बात, आने वाला जो क्वेश्चन है जी मेंस में और एडवांस में और नीट के एग्जाम में, क्या वो हम क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडा लैम रिएक्शन। यार देखो, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि सोडा लैम का मतलब क्या है, पहले ये तो बता दो, है ना। कुछ नाम है तो कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन सोडा लैम नाम के मतलब को समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे सोडा लाइम को एक्चुअल में दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं अपन, सोडा प्लस लाइम। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि सोडा का मतलब क्या होगा, तो सोडा से आप बोलोगे सर सोडा का मतलब एक तो सर वो जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक वाला सोडा, वो वाला सोडा हो सकता है, या सर सोडा मीठा सोडा, है ना, बेकिंग सोडा जो अपन बाटी वगैरह बनाते हैं या फिर केक वगैरह बनाते हैं या इडली वगैरह बनाते हैं उसमें डालते हैं, या फिर सर कास्टिक सोडा जो कपड़े धोने में काम आता है, वॉशिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे सोडा का जो मतलब है दैट इज कास्टिक सोडा। बात समझ आ रही है? कास्टिक सोडा, और वी कैन से वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, तो ये छोटी क्लासेस में आपको बताते हैं। NaOH को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। वैसे भी जो फैक्ट्रीज में साबुन वगैरह बनती है उसमें जो हम कंपाउंड मिलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाते हैं, साबुन वगैरह बनाते हैं, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस होता है, तो वहां पे कास्टिक सोडा का काफी ज्यादा यूज होता है और उससे वो साबुन बनती है, जिसको हम सैपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये वो वाला है NaOH। ठीक है। अब आप बोलोगे सर लाइम क्या है, तो यार देखो, लाइम का मतलब हो गया चूना, और वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पे दो कंपाउंड है, एक हमारे पास NaOH है, एक हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जैसे गांव में लोग है ना, जैसे हम सिटीज में देखते हैं कई बार, या आप कभी मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पे आप देखते हो कि साबुन वगैरह अपन खरीदते हैं, आपको है ना कुछ वॉशिंग साबुन वगैरह लेनी, कपड़े धोने के साबुन वगैरह लेने, तो आप वहां पर रिन देखते हो, सर्फ एक्सेल देखते हो। बट गांव में कभी आप जाते हो तो वहां पे साबुन जो कपड़े धोने वाली होती है वो होती है ओसवाल साबुन, दीपक साबुन, चंपक साबुन, ऐसी कुछ होती है जो पीले कलर की आपको दिखती है, एक बार टाइप की होती है और काफी सॉफ्ट सी होती है। और गांव में एक बहुत बड़ी ऐसे एक ऑब्जर्वेशन होता है कि कई बार ऐसे होता है ना कि जो औरतें वगैरह कपड़े वगैरह धो रही है तो उनके हाथ फट जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि बेटा ये साबुन काम है, मतलब इस साबुन में कांच आते हैं जिसकी वजह से आपके हाथ कटते हैं। आप अगर गांव से हो तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि हाँ, मतलब ऐसा कुछ बोला जाता है गांव में, इस साबुन में कांच आते हैं, इस साबुन को काम में ना लो। बट रियलिटी में वहां पे कोई कांच नहीं होता है, वो साबुन में NaOH होता है, कास्टिक सोडा होता है। किसी भी साबुन को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो सैपोनिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, फैटी एसिड्स में NaOH मिलाते हैं। तब जो लो क्वालिटी के साबुन होती है, लो ग्रेड साबुन होती है, उसमें NaOH की कंटेंट बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से बनने वाली सोप में NaOH की अमाउंट बढ़ जाती है, और वो जो कास्टिक सोडा है, वो जो बेस है, वो हमारे स्किन को डैमेज करता है। तो हमें ऐसा फील होता है कि यार साबुन में कांच है। तो इस बार में आप याद रखोगे कि NaOH क्या है, कास्टिक सोडा है। इसी के लिए मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई। गॉट इट? और NaOH, तो अल्टीमेटली सोडा लाइम का मतलब क्या हो गया, सोडा लाइम का मतलब हो गया NaOH प्लस व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड। इस पूरे को एक साथ हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो मचाते हैं इसको ना। तो अब हमारी बात यहाँ पे शुरू होने वाली रिएक्शन की, तो हम जो यहाँ पे रिएजेंट और रिएक्टेंट लेने वाले, रिएक्शन करवाना तो दो के बीच में होगी, तो उसमें से हमारा जो रिएक्टेंट है जिसके ऊपर अपन ये मिला रहे हैं वो है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए क्या? ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अपन रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या है, सोडा लाइम आपका है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाला आपका आ गया NaOH प्लस CaO। और हमें ये बताना है कि बनेगा क्या। ये हमारा सबसे बड़ा वो दुख है कि हमें इसको निकालना पड़ेगा। मतलब थोड़ा ऐसा लगता है ना यार, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो ये अपने को बेसिकली निकालना है। शुरू करें रिएक्शन को, और यहाँ पे रिएक्शन को करवाते हैं थोड़ा हीट भी करते हैं, कंडीशंस होती है थोड़ा हीट भी करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे, शुरू में हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है, क्या क्या कंपाउंड गिवन है शुरू में हमारे पास, यहाँ पे एक तो RCOOH है, RCOOH ये वाला कंपाउंड है, और साथ में हमारे पास में NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप भूल जाओ एक बार के लिए, है ना। तो आप क्या करो, सिंपली इन दोनों को मान के चलो।
अब आप ये मत बोलेंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ गया, वेट करो, थामा गाइस, लास्ट में देख लेंगे उसके ऊपर। तो शुरुआत में आपके पास में एक एसिड है और शुरुआत में आपके पास में एक बेस है, और आप 10th क्लास में पढ़ के आते हो कि एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एसिड H प्लस देता है, बेस OH माइनस देता है। तो मैं क्या करूं फिर, क्या बनेगा बताओ, सोचो एक बार फटाफट मेरे बनाने से पहले। तो अगर आप देखोगे तो एसिड जो होगा वो डिसोशिएट होगा, ब्रेक होगा, मतलब RCOO माइनस में और H प्लस में। छोटी क्लास की बात है, इसको अपन रिवाइज कर रहे हैं। और NaOH भी है, वो भी ब्रेक होगा Na प्लस में और OH माइनस में। तो अल्टीमेटली बेस क्या देगा, OH माइनस देगा, एसिड क्या देगा, H प्लस देगा। अब देखो यहां से तुम्हें निकला H प्लस और यहां से मिल रहा है OH माइनस, ये दोनों मिलके यहाँ पे H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बन गया, वाटर। और क्या बचा, R C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, प्लस वॉट, प्लस वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक एसिड और एक बेस दोनों मिलते हैं, एसिड H प्लस देता है, बेस OH माइनस देता है, और H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर बन जाता है और वो वाटर रिलीज कर देते हैं। और वाटर रिलीज करने के बाद में ये जो कंपाउंड बना बच्चों, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, है ना। एसिड प्लस बेस कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट, तो ये बन गया सॉल्ट। तो इसको अपन अगर हम नाम देना चाहते हैं तो अपन ये बोल देंगे इसका नाम हो गया सॉल्ट। ठीक है, क्लियर है। एसिड बेस H प्लस OH माइनस सॉल्ट फॉर्मेशन। अब आती है बात कि सर इस सॉल्ट का नाम क्या है। तो पहले एक बार मैं सॉल्ट दोबारा बना लेता हूं आपके सामने, है ना। RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये बन गया अपना सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का नाम होगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। Na मतलब सोडियम होता है, तो ये हो गया तुम्हारा सोडियम और ये हो गया कार्बोक्सिलेट। देखो यार, अपन किसी भी एक चीज को समझ रहे ना तो तरीके से समझेंगे, अपने को टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि एक ही बार में करके झंडे गाड़ दे बस। बार बार थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार में पूरा एडवांस लेवल तक हर चीज अपने को समझ में आ जाए। अब ये अपना सोल्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, सोल्ट को हीट कर रहे हैं बच्चों, है ना। इस सोल्ट को अपन हीट करेंगे, तो सोल्ट को हीट करने से कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। एक बात बताओ, अगर कोई भी कंपाउंड जो कि प्रोडक्ट बनाना चाहता है, इसका मतलब वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है ना। तो अभी आप देख रहे हो कि आपका जो सोल्ट है उसमें O माइनस और Na प्लस पड़ा है, यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड है, उसमें से Na प्लस एक स्टेबल आयन है, बिकॉज इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है। आप देख सकते हो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो ये स्टेबल है, तो ये आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, फिर हमारे पास बचा RCOO माइनस, RCOO माइनस, बोलो हाँ या ना। और Na प्लस को अपन ने बोला कि जैसे मान लो यहाँ आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपका RCOO Na माइनस था, RCOO माइनस Na प्लस था, तो Na प्लस तो आपका एक तरह से नीचे जाके जमा हो गया आपके वेसल के बॉटम पे, क्योंकि वो आगे रिएक्शन नहीं कर रहा है, स्टेबल है। और RCOO माइनस पड़ा है, RCOO माइनस को मुझे स्टेबलाइज करवाना है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं यहां पे आपको बहुत तरीके से फोकस करना है, यही बातें आपके आगे जाके छोटे छोटे कंसेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चन को फोड़ेंगे। इस कंपाउंड को मुझे स्टेबल कराना है, इसमें चार्ज क्या, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है ये। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और उसको स्टेबल होना है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो उसका स्टेबिलिटी आ जाएगा, बिकॉज जो कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जो कंपाउंड चार्ज होते हैं चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो वो अनस्टेबल होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेटिंग इसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं इस नेगेटिव चार्ज को किसी को दे दूं, और बाहर कोई लेने वाला है ही नहीं, Na प्लस है वो वैसे स्टेबल है, उसका ऑक्टेट पूरा है, और H2 है वो न्यूट्रल कंपाउंड है, वो इसको लेने वाला नहीं है, वो भी स्टेबल है पहले से। तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कराने का हमारे पास एक ही तरीका है कि आप इस नेगेटिव चार्ज का जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में है उसको आप एक बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दो। भाई अभी नेगेटिव चार्ज है मतलब नेगेटिव आर्क है, नेगेटिव को अगर मैं इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करूं तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, तो बन गया ना बॉन्ड, हो गया स्टेबल। करते हैं देखो, है ना। तो आप नेगेटिव चार्ज को मॉलिक्यूल में स्टेबलाइज करवाने के लिए नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपने ये बना दिया बॉन्ड पेयर। और पहले से यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। अरे यार ये तो गलती होगी, अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे लगाऊंगा तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए बताओ, 5 बॉन्ड, और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रखता है, मतलब कुछ ना कुछ अपन मिस्टेक कर रहे हैं। आप ऐसे समझो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा
तो कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, और कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो कार्बन को एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ताकि उसकी वैलेंसी वापस क्या हो जाए 4। तो इसके पास कौन कौन से बॉन्ड है, इसके पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे कौन सा सिग्मा भी और पाई भी है, ब्रेक कौन सा होगा पाई। क्यों होगा, वीक बॉन्ड है ना, सिग्मा और पाई में से पहले कौन सा टूटेगा, ऑब्वियसली पाई टूटेगा। तो आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो आप समझो कि नीचे से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो पाई के इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चढ़ गए। तो ये हम ना करके हम ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे आर सी, ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड पेयर कन्वर्जन, और यहाँ पे ओ पे चार्ज क्या आ गया माइनस। अब बताओ कंपाउंड स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, कंपाउंड स्टेबल अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज था ये एटम तो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन जो पहले से स्टेबलाइज एटम था वो नेगेटिव चार्ज हो गया, और शायद इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये तुमने रेजोनेंस करवा दिया, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, बट यहाँ पे रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, वो तो रूम टेम्परेचर पे होता है। तो फिर क्या करें अपन, अब आप ऐसे दिमाग लगाओ, आपको एक ही बार सोचना है बच्चों, बार बार नहीं सोचना है। आप ऐसे समझो कि इस नेगेटिव चार्ज को तो मुझे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैं ये पाई बॉन्ड तोड़ के ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज वो रेजोनेंस होता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं ये वाला सिग्मा बॉन्ड तोड़ के इसको बाहर निकाल दूं, और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए वहां पे डेल्टा गिवन था। मैं फिर से बोल रहा हूं, नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे जाएगा तो पाई को तोड़ने से फायदा नहीं हो रहा बिकॉज रेजोनेंस हो गया वो, तो बजाय उसके आप इस कार्बन कार्बन, ये आर का मतलब कार्बन है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के आर को बाहर निकाल दो। तो जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर उतरेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड ओ पहले से, और प्लस आर पे चार्ज क्या आ गया बच्चों माइनस चार्ज आ गया बिकॉज आर इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन नीचे यहाँ पे उतर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं उसके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंजर्व रहे, चार्ज कंजर्व रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो आगे आर माइनस, ये बन गया आपका आर माइनस। और ये देखो आप ध्यान से CO2 रिलीज हो गया यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, CO2 यहां से निकल गया। अब ये जो R माइनस इसको क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या अवेलेबल है, आप देखो सॉल्यूशन में RCOO माइनस था, उससे R माइनस और CO2 बनकर CO2 निकल गया, R माइनस बचा है। अब सॉल्यूशन में और क्या क्या है, R माइनस के अलावा देखो पीछे वाले पेज पे क्या क्या पड़ा है, एक सॉल्यूशन में Na प्लस पड़ा है, वो रिएक्शन करेगा नहीं, और एक सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखो तो H2 भी तो पड़ा है। जब स्टार्टिंग में एसिड बेस रिएक्शन करी तो H2 वहां पे पड़ा था कि नहीं पड़ा था, पड़ा था। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास एक तो R माइनस है, Na प्लस और H2 बचा है। अब Na प्लस तो काम आने वाला नहीं है, तो बचा कौन H2। अब H2 में क्या क्या होता है बच्चों, H2 में H प्लस होता है और OH माइनस होता है, ठीक है। तो H प्लस और OH माइनस दोनों है, R माइनस को क्या चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए, तो ये R माइनस आ गया, और पानी से क्या आ गया H प्लस, तो माइनस और प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, और यहां से आपका OH माइनस बाहर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। आप ऐसे समझो कि H2 को तोड़ना है, H प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस बाहर, H प्लस R माइनस मिलकर बॉन्ड बना दिया। अब सॉल्यूशन में क्या बचा है, अब सॉल्यूशन में बचा है OH माइनस और वो Na प्लस, जो पहले से ही अपन ने इसको साइड में रखा, देखो ये रहा, ये रहा Na प्लस, तो Na प्लस पड़ा है और ये हमारा OH माइनस, और वो Na प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना देंगे आपका NaOH। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली हम जो ये रिएक्शन करवाने वाले इसकी मैकेनिस्टिक अप्रोच, हर चीज के पीछे कारण है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो हम ये बोलेंगे कि हमने यहाँ पे शुरुआत में लिया था RCOH, और हमने यहाँ पे लिया था सोडा लाइम, और सोडा लाइम और ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बना देंगे RH बना देंगे, और RH बना के यहाँ पे क्या निकाल देंगे CO2 निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अपन मैकेनिज्म करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समय का अभाव है, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो आई होप कि आपको इस सेशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।